एवरीवन, मैं मनीषा चौहान और हम पढ़ रहे थे एक्सटेंशन एजुकेशन। और कल की क्लास में हमने एक्सटेंशन के बारे में पढ़ा था, एजुकेशन के टाइप्स के बारे में, और जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उनके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रोग्राम प्लानिंग। अब प्रोग्राम प्लानिंग क्या होता है? तो Program planning is a decision-making process which involves critical analysis of the existing problems and evaluation of available best alternative to solve this problem by cooperative efforts of the problem for community growth and development। तो प्रोग्राम प्लानिंग क्या होती है? एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है। डिसीजन मेकिंग की एक प्रोसेस होती है और इसमें अपन क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, जो प्रॉब्लम्स है उसका इवेल्युएशन करते हैं और उसका बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जैसे अपन कहीं कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो अपन क्या करते हैं? उसकी प्लानिंग करते हैं ना, कि कहीं घूमने जाना है। जैसे अगर आगरा जाना है घूमने, तो उसके लिए रिजर्वेशन कराएंगे, पैकिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें घूमने लायक है, क्या क्या चीज़ों को कवर करना है। तो वो चीज़ प्लानिंग, तो वही है प्रोग्राम प्लानिंग। प्रोग्राम प्लानिंग क्या है? एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है जिसमें क्रिटिकल एनालिसिस मतलब जिसके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है प्रॉब्लम्स का, उसके इवेल्युएशन को देखा जाता है और उसके बेस्ट अल्टरनेटिव, जो प्रॉब्लम है उसका बेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है प्रॉब्लम का, वो सारी चीज़ को देखा जाता है। और जो लोग हैं, जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है, तो वो सारी चीज़ की प्लानिंग करना क्या कहलाता है? प्रोग्राम प्लानिंग। जैसे ये स्टेप्स है प्रोग्राम प्लानिंग के, कि फर्स्टली क्या होगा? फैक्ट्स को कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ फैक्ट, कि फैक्ट को कलेक्ट किया कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर। सिचुएशन को एनालाइज करेंगे कि किस टाइप की सिचुएशन वहाँ बन रही है। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है वहाँ। डिसाइड ऑन ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे। डेवलप प्लान ऑफ वर्क, एक प्लान डेवलप करेंगे कि किस तरीके से वर्क करना है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। अपन ने वर्क सोचा कि ये चीज़ इस टाइप से करना है, उसका एक प्लान बनाया, तो अब वो प्लान को क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। देन उसके बाद में प्लान एग्जीक्यूट करने के बाद उसको इवेल्युएट करेंगे कि जो अपन ने प्लान एग्जीक्यूट किया है वो सही तरीके से वर्क किया भी है या नहीं। और लास्ट अपन रिकन्सिडर करेंगे, रिकन्सिडरेशन। तो ये क्या है? प्रोग्राम प्लानिंग की स्टेप्स है कि हमें प्रोग्राम प्लानिंग किस किस तरीके से करते हैं। कि फर्स्ट स्टेप फैक्ट्स को कलेक्ट करेंगे, सिचुएशन एनालाइज करेंगे, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करेंगे, डेवलप करेंगे, वर्क प्लान जो है उसको डेवलप करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे एंड लास्ट में रिकन्सिडर कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप ना, एक्सटेंशन लर्निंग प्रोसेस। एक्सटेंशन लर्निंग प्रोसेस। अब लर्निंग क्या होता है? फर्स्टली तो अपने को ये जानना पड़ेगा कि लर्निंग क्या होता है। तो लर्निंग क्या होता है? लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल थ्रू हिज ओन एक्टिविटी अटेन्स अ चेंज इन हिज बिहेवियर। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग एक प्रोसेस है, इंडिविजुअल पर्सन की जो प्रोसेस होती है जिससे उसके बिहेवियर में जब चेंज आता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखना। जब अपन कोई चीज़ सीखते हैं तो अपने बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। फर्स्ट के बाद सेकंड क्लास में गए तो पहले अपन ने अल्फ़ाबेट सीखे, अनाराम सीखे। तो ये धीरे धीरे चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें, छोटे से बड़े होते हैं तब बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, अपने बिहेवियर में चेंज आता है, तो वो सारी चीज़ क्या है? लर्निंग। लर्निंग का मतलब ही होता है सीखना। द एसेंशियल रोल ऑफ एन एक्सटेंशन वर्कर इज टू क्रिएट इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन। तो असेंशियल रोल क्या है एक्सटेंशन वर्कर का? क्रिएट करना इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन को। अन इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन रिक्वायर्ड द फॉलोइंग असेंशियल एलिमेंट। अब इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन के लिए कौन कौन सा एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? तो फर्स्ट क्या है? अपने को कोई चीज़ अगर सीखनी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तो फर्स्ट क्या है? टीचिंग मटेरियल एंड प्लान। सेकंड है सब्जेक्ट मैटर। थर्ड है फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड इन्वायरमेंट। फोर्थ है टीचर एंड इंस्ट्रक्टर एंड फिफ्थ है लर्नर।
अब देखिए ये यहाँ डायग्राम है। फर्स्ट क्या है, लर्नर। लर्नर मतलब आप। एग्जाम्पल अपन अपना ही ले लेते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं टीचर, आप सुन रहे हो, क्लास देख रहे हो, सीख रहे हो, तो आप क्या हो, लर्नर। अब लर्नर हो आप, तो क्या क्या चीज़ें चाहिए। फर्स्ट टीचर या इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। अगर मैं ये जो क्लास ले रही हूँ, ये जो मैं क्लास ले रही हूँ उसमें अगर आप नहीं होगे तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। कोई सुनने वाला तो चाहिए ना मुझे। तो फर्स्ट आपकी ज़रूरत है। दूसरा, आप हो पर पढ़ाने वाला ही नहीं है, मैं ही नहीं हूँ, तो आप किससे पढ़ोगे, तो मेरा होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, टीचिंग मटेरियल एंड प्लान्स। प्लान होना चाहिए, टीचिंग मटेरियल होना चाहिए। अगर ये पीडीएफ ना हो, ये मोबाइल ना तो हो सकता है, नहीं हो सकता, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊँगी। तो टीचिंग मटेरियल प्लान्स भी होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर भी होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसका मैटर, सब्जेक्ट मैटर भी तो चाहिए, नहीं तो किस चीज़ पर डिस्कस करूँगी मैं, क्या पढ़ाऊँगी तुम्हें। फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड इन्वायरमेंट। फिजिकल फैसिलिटीज़ भी होना चाहिए। फिजिकल फैसिलिटीज़ मतलब मेरे पास मोबाइल है तो मेरी क्लास ले पा रही हूँ, आपके पास मोबाइल है तो आप क्लास ले पा रहे हो। अगर मेरे पास मोबाइल ना हो तो मैं क्लास ही नहीं ले पाऊँगी, और आप भी जब मैं क्लास नहीं ले पाऊँगी तो आपके पास मोबाइल भी होगा तो आप देख नहीं पाओगे। या मेरे पास मोबाइल है, आपके पास नहीं है, तो मैं क्लास तो रिकॉर्ड कर लूँगी, पर वो आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप किस पर देखोगे। तो इसलिए फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ भी होना आवश्यक है। तो ये इफ़ेक्टिव लर्निंग के एलिमेंट्स है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट क्या बताया मैंने, लर्नर चाहिए। लर्नर तो चाहिए ही चाहिए, सीखने वाला, सिखाने वाला भी चाहिए टीचर। टीचिंग मटेरियल भी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर भी चाहिए, और फिज़िकल फैसिलिटीज़ भी चाहिए। तो ये इफ़ेक्टिव लर्निंग के एलिमेंट्स हैं। अब टीचिंग के स्टेप्स की बात करें तो टीचिंग के स्टेप्स कितनी होती है, 6 स्टेप्स होती है टीचिंग की ये। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है, एडकास्ट। टीचिंग के स्टेप्स की ट्रिक क्या है, एडकास्ट में ए मतलब अटेंशन, आई मतलब इंटरेस्ट, डी मतलब डिज़ायर, सी मतलब कन्विक्शन, ए मतलब एक्शन, एंड देन लास्ट वन इज सेटिस्फैक्शन। अब टीचिंग के स्टेप्स क्या है, फर्स्ट, मैं अगर कुछ पढ़ा रही हूँ और अगर आप अटेंशन होकर सुन ही नहीं रहे हो तो कोई पढ़ाने का मतलब है, कोई मतलब का नहीं है। तो फर्स्ट अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैं पढ़ा रही हूँ, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप बोलोगे पता नहीं मैम क्या चीज़ पढ़ा रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इंटरेस्ट होना भी तो ज़रूरी है। डिज़ायर, इच्छा होना चाहिए सीखने की। अब मैं पढ़ा रही हूँ, आपके अंदर इच्छा है कि ठीक है हमें एक्सटेंशन पढ़ना है, आर यू क्रैक करना है, तो वो आपकी डिज़ायर है। कन्विक्शन, एक्शन, मैं पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप सीख रहे हो, नोट्स अगर बना रहे हो, प्रॉपर टाइम से लर्न कर रहे हो तो आप एक्शन कर रहे हो। देन लास्ट में आप आर यू में सिलेक्ट हो जाओगे और आप सेटिस्फाइड हो जाओगे कि मैम ने पढ़ाया, हमने सिस्टमेटिक क्लास ली, हमें सारा समझ में आया और हम सेटिस्फाइड है और हमारा आर यू में सिलेक्शन हो गया। तो ये क्या है, टीचिंग की स्टेप्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एडॉप्टेशन प्रोसेस। अब एडॉप्टेशन की प्रोसेस क्या चीज़ है, एडॉप्टेशन इज़ एन इंडिविजुअल मैटर और फिनोमिनन और बिहेवियरल सोशियो इकोनॉमिकल फिनोमिनन और मेंटल प्रोसेस। एडॉप्टेशन क्या है, एक इंडिविजुअल मैटर या फिनोमिना है, या बिहेवियरल सोशियो इकोनॉमिकल फिनोमिना है, या एक मेंटल प्रोसेस है। एडॉप्टेशन क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है। अब एलिमेंट्स की बात करें एडॉप्टेशन की तो क्या है, एडॉप्टेशन का सिंपल सा मतलब ये समझ सकते हो, किसी चीज़ को एडॉप्ट करना, लेना, ग्रहण करना, इस टाइप से बोल सकते हो इजी समझने के से। तो एडॉप्टेशन के प्रोसेस के एलिमेंट्स क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, इडमा, IDMA, इडमा। आई मतलब इनोवेशन, डी मतलब डिफ्यूज़न, एम मतलब मोटिवेशन, एंड ए मतलब एडॉप्टेशन। अब इनोवेशन, किसी चीज़ का इनोवेशन हुआ, कोई चीज़ बनी, उसका प्रचार प्रसार होगा, डिफ्यूज़न होगा,
देन हमको मोटिवेशन आएगा कि नहीं ये चीज़ बेस्ट है, और फिर हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल इसका मान लो इलेक्ट्रिक स्कूटी, ई बाइक्स का आजकल बहुत क्रेज चल रहा है ना। ई बाइक्स, ई बाइक्स का आजकल बहुत क्रेज चल रहा है। तो क्या है, फर्स्ट ई बाइक्स बनी हैं, ठीक है। तो जैसे ही बनी वैसे ही लोगों ने परचेस करना शुरू कर दिया था क्या? नहीं किया होगा। फर्स्ट ई बाइक्स बनी, उसका डिफ्यूज़न हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, फिर लोगों में मोटिवेशन आया कि नहीं ये अच्छी है, ख़रीद लेना चाहिए। तो मोटिवेशन आया, अंदर से अपन मोटिवेट हुए, और लास्ट में अपन ने ख़रीद ली, अडॉप्ट कर ली। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू भी आप याद रख सकते हो। तो क्या है इसके एलिमेंट्स? इनोवेशन, डिफ्यूज़न, मोटिवेशन एंड एडोप्टेशन। और डिफ्यूज़न जो है वो कैसा होता है, जो डिफ्यूज़न की जो प्रोसेस होती है वो पर्सन टू पर्सन होती है, बिटवीन पर्सन होती है। जैसे आपने जैसे ई बाइक ख़रीदी, तो आप आपके फ्रेंड को बताओगे ना कि अरे मैंने ई बाइक ख़रीदी हूँ और बहुत अच्छी है, एवरेज अच्छा देती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, पेट्रोल की जो बाइक है, स्कूटी है, उससे बेटर है। तो आपने बताया, तो वो डिफ्यूज़न पर्सन टू पर्सन ही चला ना। तो डिफ्यूज़न क्या होता है? पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट स्टेजेस की अगर बात करें, वो क्या था? एलिमेंट्स थे। ये क्या था? एडॉप्टेशन के इडमा जो था, इनोवेशन, डिफ्यूज़न, मोटिवेशन, एडॉप्टेशन, ये एडॉप्टेशन के एलिमेंट्स थे। बट स्टेजेस की अगर बात करें, तो स्टेजेस क्या क्या है? आइटा, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? आइटा, आइटा मीन्स AIETA, आइटा। तो A मीन्स अवेयरनेस, B मीन्स I मीन्स इंटरेस्ट, E मीन्स इवेल्युएशन, T मीन्स ट्रायल एंड A मीन्स एडोप्टेशन। तो इसकी ट्रिक क्या है? आइटा। तो फर्स्ट अपन ने कोई चीज़ बनी, तो अपन अवेयर हुए, जागरूक हुए, फिर अपने को धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा, फिर अपन इसको इवेल्युएट करा, फिर ट्रायल किया, और लास्ट में फिर अपन अडॉप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है? कैटेगरीज, एडॉप्टर्स की कैटेगरीज की। एडॉप्टर्स कितने टाइप के होते हैं, उनकी कैटेगरीज कितनी होती है? वो तो 5 ग्रुप्स होते हैं एडॉप्टर्स के। फर्स्ट होता है इनोवेटर्स। इनोवेटर्स किस टाइप के लोग होते हैं? सच पीपल आर कॉल्ड इनोवेटर्स हु अडॉप्ट इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग नॉलेज। इन इंडिया इनोवेटर्स कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 2.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ये परसेंटेज आप याद रखना, कई बार एग्जाम्स में परसेंटेज के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इनोवेटर्स का कितना परसेंट है, तो 2.5% है। तो इनोवेटर्स क्या होता है कि जैसे ही किसी चीज़ का इन्वेंशन होता है, और जैसे ही उन्हें पता चलता है, उनके नॉलेज में आता है, तो वो उसको अडॉप्ट कर लेते, ख़रीद लेते, तो वो क्या कहलाएंगे? इनोवेटर्स। और इनका कितना होता है? 2.5% होता है टोटल पॉपुलेशन का इंडिया में। सेकंड होता है अर्ली अडॉप्टर। अर्ली अडॉप्टर्स क्या होते हैं? वैसे लोग जो लोकल लीडर्स के थ्रू अडॉप्ट करते हैं, मतलब लोकल लीडर्स है, उन्होंने बताया कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो फिर वो क्या सोचेंगे कि हाँ चलो चलो ठीक है, ये चीज़ हमें भी ख़रीद लेना चाहिए, तो वो चीज़ वो अडॉप्ट कर लेते। तो सेकंड क्या है? अर्ली अडॉप्टर। और इसका कितना परसेंट है? 13.5%। नेक्स्ट है अपना अर्ली मेजोरिटी। अर्ली मेजोरिटी क्या होता है? सच पीपल अडॉप्ट just before adopting the common people and not through the local leaders and constitute 34% of the total population। तो अर्ली मेजोरिटी में किस टाइप के लोग आते हैं? जो कॉमन पीपल के ख़रीदने से पहले ख़रीद लेते हैं, या कॉमन पीपल के अडॉप्ट करने से जस्ट बिफोर या जस्ट पहले अडॉप्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो वो क्या कहलाता है? अर्ली मेजोरिटी। और इसका अपने इंडिया में कितना परसेंट होता है? 34% टोटल पॉपुलेशन का होता है अर्ली मेजोरिटी। नेक्स्ट है लेट मेजोरिटी। लेट मेजोरिटी में क्या होता है? सच पीपल आफ्टर अडॉप्ट सीइंग देयर रिलेटिव्स एंड नेबर्स एंड कंस्टिट्यूट 34% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो लेट मेजोरिटी क्या होते हैं? ऐसे लोग जो
किसी रिलेटिव के घर जाकर, मतलब किसी रिलेटिव के घर जाते हैं और वहाँ उनको कोई चीज़ दिख जाती है, पड़ोस में जाते हैं, वो पड़ोस वालों ने कोई चीज़ खरीदी तो फिर सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब पड़ोस वालों ने भी खरीद लिया, अब हमें भी खरीद लेना चाहिए। या पड़ोस वालों ने किसी चीज़ को अडॉप्ट किया है तो वो अब हमें कर लेना चाहिए। तो वो लोग क्या कहलाते हैं? लेट मेजोरिटी। और इंडिया में कितने परसेंट है? 34% लेट मेजोरिटी का। और कई बार झगड़े भी यहीं से होते हैं। जैसे बगल, मतलब पड़ोस में कार आती है तो फिर क्या लगता है कि हमारे घर पर भी कार होना चाहिए, फिर हम कार खरीद कर लेकर आते, तो हम क्या है? लेट मेजोरिटी। ये एक एग्जांपल था जस्ट। नेक्स्ट और लास्ट क्या है कैटेगरी? लिजार्ड्स। जो लिजार्ड्स होते हैं, सच पीपल अडोप्ट इन द लास्ट एंड कंस्टिट्यूएंट ओनली 16% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन। ऐसे लोग जो सबसे लास्ट में अडॉप्ट करते हैं किसी चीज़ को, वो लिगार्ड्स कहलाते हैं। और ये कितने होते हैं? 16%, है ना। आलसी लोग बोल सकते हैं, ठीक है क्या करेंगे, कर लेंगे आराम से, तो वो लोग क्या कहलाते हैं? लिगार्ड्स। और ये कितना था? 16%। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? टीचिंग एंड लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। टीचिंग और लर्निंग की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? कम्युनिकेशन। और इसमें टीचर जो होता है वो कैसा एक्ट करता है? कैटलिस्ट के फॉर्म रूप में। कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड फीलिंग्स इन अ मोड ऑफ म्यूचुअली। जब हम किसी से बात करते हैं, हमारे आइडियाज़ को शेयर करते हैं, हमारी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। कम्युनिकेशन कहाँ से बना है? लैटिन वर्ड से। कम्युनिकेशन कहाँ से लिया गया है? कम्युनिकेशन वर्ड ये एक लैटिन वर्ड है। किससे? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन। और इसका कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू इस्टेब्लिश कॉमननेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर ऑफ मैसेज इज टर्म्ड एज कम्युनिकेशन। सेंडर और रिसीवर के जो बीच में जो मैसेज होता है उसको कॉमननेस जो इस्टेब्लिश करना, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब क्या होता है? कॉमन। और कम्युनिकेशन कैसा होता है? टू वे या डबल वे प्रोसेस। अगर मैं बोल रही हूँ तो सुनने वाला चाहिए, तो वो वही तो कम्युनिकेशन कहलाएगा। मैं अगर अकेले में बोलती रहूँगी, कोई सुनने वाला ही नहीं रहेगा, तो फिर क्या मतलब? तो कम्युनिकेशन क्या है? टू वे या डबल वे प्रोसेस। एक बोल रहा है तो सुनने वाला भी चाहिए। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स, इसमें दो चीज़ें होती है, सोर्स एंड हिज मैसेज एंड रिसीवर एंड हिज रिस्पॉन्स। सोर्स और मैसेज। जैसे मैं कुछ बोल रही तो मेरे पास मैसेज भी तो चाहिए बोलने के लिए, कि मैं कुछ टॉपिक या कुछ वर्ड्स तो होना चाहिए कहने के लिए। और रिसीवर है तो आप, जैसे मैं ये क्लास ले रही हूँ, है ना, तो मेरे पास ये मैटर है जिस पे मैं डिस्कस कर सकती हूँ। आप रिसीवर हो, आप क्लास ले रहे हो, ठीक है। फिर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्लास कैसी थी, तो आप आपका रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो ये क्या है? कम्युनिकेशन। द चीफ एम्फेसिस इन कम्युनिकेशन ऑन टारगेट ऑडियंस, नॉट ऑन मटेरियल और मीडियम। अब कम्युनिकेशन के सिस्टम कैसे होते हैं? तीन टाइप के कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं। फर्स्ट होता है नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम, जो नॉलेज को जनरेट करता है। सेकेंड होता है नॉलेज डिसेमिनेशन सिस्टम, जो नॉलेज का प्रचार प्रसार करता है। और थर्ड होता है नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम, जो नॉलेज को कंज्यूम करता है। तो कम्युनिकेशन के ये सिस्टम्स है। नेक्स्ट, जैसे नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम। अब नॉलेज को कौन जनरेट कर सकता है? यूनिवर्सिटीज़ पढ़ाने का काम करती हैं, अलग अलग वेराइटीज़ भी निकलती हैं, यूनिवर्सिटीज़ से भी वेराइटीज़ निकलती हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट, अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च होती है, वहाँ से भी वेराइटीज़ रिलीज़ होती है। या किसी चीज़ का इन्वेंशन होता है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में। या फिर प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या वॉलेंट्री जो ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से नॉलेज जनरेट होता है, तो वो नॉलेज जनरेटिंग कहलाएगा। और इसके एग्जांपल्स क्या है? यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज डिसेमिनेशन सिस्टम। अब नॉलेज का प्रचार प्रसार किसके थ्रू होगा? मास मीडिया के थ्रू हो सकता है,
यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू भी हो जाता है, यूनिवर्सिटी में होता है ना प्रचार प्रसार। फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू भी हो जाता है, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करती है, नॉलेज को प्रचार प्रसार करने का काम करती हैं। और नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम में क्या है, फार्मर्स, एग्रीकल्चर की, ये पूरा एग्रीकल्चर की ही बात बेसिकली मैं कर रही हूँ। तो नॉलेज कंज्यूमिंग में क्या आ जाएगा, फार्मर्स। इन्होंने जैसे वैरायटी रिलीज़ की, फिर प्रचार प्रसार किया, और फिर फार्मर ने इसको अडॉप्ट किया और फार्मर ने वो वैरायटी लगाई। तो एट द एंड तो फार्मर ने ही उसको वैरायटी को कंज्यूम किया ना। तो ऐसे ही ये वैरायटी एग्जाम्पल था। ऐसे ही नॉलेज का भी प्रचार प्रसार होता है। की एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या क्या है, फर्स्ट सेंडर होना चाहिए, सेकंड मैसेज होना चाहिए, मैसेज का ट्रीटमेंट जैसे इनकोडिंग या डिकोडिंग, फिर कम्युनिकेशन चैनल या मीडियम होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रिसीवर ही है, और फिर रिसीवर का रिस्पॉन्स। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पढ़ा रही हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, वो मुझे सुनने वाला ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब मेरे बोलने का। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो रिसीवर ही हुआ ना, आप ही लोग हुए ना सुनने वाले। फिर कम्युनिकेशन की प्रोसेस की अगर बात करें तो जैसे सेंडर है, उसने कोई मैसेज भेजा, मैसेज की इनकोडिंग होगी, किसी चैनल में जाएगा, फिर डिकोडिंग होगी, फिर रिसीवर के पास पहुंच जाएगा, फिर रिसीवर उसको फीडबैक देगा, रिस्पॉन्स देगा। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो जैसे सोर्स है, फिर मैसेज, फिर चैनल, फिर रिसीवर। तो ये सोर्स जो है नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम है, फिर मैसेज या चैनल डिसएमिनेशन का सिस्टम है, और रिसीवर कंज्यूमिंग सिस्टम है। ये बार्लो का जो कम्युनिकेशन मॉडल है, ये और एरिस्टोटल का, इससे क्वेश्चंस पूछते हैं कई बार, तो इसलिए मैंने ये दो कम्युनिकेशन मॉडल यहाँ पर पीपीटी में ऐड किए हैं। तो बार्लो के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन का क्या है, फर्स्ट सोर्स चाहिए, इनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर एंड रिसीवर, ये चीज़ें चाहिए। फर्स्ट क्या है, सोर्स चाहिए, फिर इनकोडर, फिर मैसेज है, मैसेज के लिए चैनल चाहिए, और फिर डिकोडर एंड लास्ट में रिसीवर चाहिए। और वहीं एरिस्टोटल मॉडल की बात करें तो स्पीकर होना चाहिए, बोलने वाला चाहिए, स्पीच चाहिए कि जिस पे वो बोल सके, ऑडियंस चाहिए कि जो सुन सके, और ऑडियंस का इफ़ेक्ट कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स चाहिए कि क्या रिस्पॉन्स आया। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू यूज़ एंड नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट, यूज़ एंड नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्या है, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मैथड। इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मैथड में क्या होता है, एक्सटेंशन मैथड अंडर दिस कैटेगरी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट बिटवीन द रूरल पीपल एंड द एक्सटेंशन प्रोफेशनल। तो इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड क्या होता है, जब हम फेस टू फेस या पर्सन टू पर्सन जब कांटेक्ट करते हैं रूरल पीपल से, तो वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल आप RAEO बन जाओगे, फिर आप जाओगे गांव, और फिर पर्टिकुलर फार्मर से जब कांटेक्ट करोगे गांव में जाकर, उसी के घर जाओगे या उसी से कांटेक्ट करोगे, तो वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड। These methods are very effective in teaching new skills and creating goodwill between farmers and the extension professionals. तो ये जो मेथड है ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है ना, न्यू स्किल, और इसमें फीडबैक अवेलेबल वेरी हाई बट स्लो कम्युनिकेशन। फीडबैक भी इसमें अवेलेबल बहुत ज़्यादा होगा, बट कम्युनिकेशन क्या है, स्लो। आप एक टाइम में एक ही पर्सन को इसमें कांटेक्ट कर पा रहे हो, तो इंडिविजुअल में पर्टिकुलर पर्सन को कांटेक्ट करते हैं, तो वो इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड कहलाता है। जैसे आप REO बने, गांव में गए, एक इंसान है, उसके मतलब एक फार्मर है, उसके घर पर गए, तो आप केवल उसी से कांटेक्ट कर पा रहे हो, उसी से बातचीत कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप उस फार्मर के घर गए और आप उसको सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में बता रहे हो, तो वो बड़े ध्यान से सुनेगा, ठीक है, वो बड़े ध्यानपूर्वक आपको सुनेगा, समझेगा, फिर वो उसका फीडबैक भी देगा कि हाँ आप सही बता रहे हो, ये अच्छी चीज़ है,
इस टाइप से। बट स्लो कम्युनिकेशन है क्योंकि आपने केवल उस पर्टिकुलर फार्मर को ही सिखाया है ना, तो वो इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड। अंडर दिस कैटेगरी द रूरल पीपल और फार्मर्स आर कॉन्टेक्टेड इन अ ग्रुप विच यूजुअली consist of 20 to 25%. These groups are usually formed around a common interest. This method also involves face to face contact. तो ग्रुप मेथड में क्या होता है, जब आप 20 से 25 पर्सनस को कोई चीज़ के बारे में बताते हो या कोई आप उनको कुछ सिखाते हो, और इसमें भी फेस टू फेस कांटेक्ट ही रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप किसी गांव में गए और वहाँ पर लोगों को पहले से आपने जैसे कोटवार को बोल दिया कि मैं आ रही हूँ और आप लोगों को इकट्ठा करके रखना, मुझे उनसे बातचीत करनी है। जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड से ही रिलेटेड एग्जांपल मान लेते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में मुझे लोगों को बताना है, और आप गए चौपाल पर, और चौपाल पर 20 से 25 पर्सन थे और आपने उनको सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में बताया। तो फेस टू फेस कांटेक्ट तो है, बट कितने लोग हैं उसमें, 20 से 25, तो वो किस में आ जाएगा, ग्रुप कांटेक्ट मेथड में। ठीक है, उसके बाद में थर्ड क्या है, मास और कम्युनिटी कांटेक्ट मेथड। An extension professional has to approach a large number of people for disseminating information and helping them to us it. In these methods are more useful for making people aware of the new technologies quickly. मास या कम्युनिटी कॉन्टेक्ट मेथड क्या होती है, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई वेराइटी अगर रिलीज हुई किसी रिसर्च सेंटर से और उसको पेपर में प्रिंट करा दिया, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखवा दिया, तो एक ही टाइम में कितने सारे लोग उसके बारे में रीड कर पाएंगे, बहुत सारे लोग। तो वो क्या कहलाएगी, मास और कम्युनिटी कांटेक्ट मेथड। और इस मेथड जो रहती है वो ज़्यादा यूज़फुल होती है लोगों को अवेयर करने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के प्रति अवेयर करने के लिए, क्योंकि एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों को उस चीज़ के बारे में पता चल पा रहा है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इंडिविजुअल में जैसे फार्म एंड होम विजिट या पर्सनल कांटेक्ट मैंने बताया, जैसे कि जैसे आप आरईओ बन जाओगे तो आप किसी के फार्म पर जा रहे हो या किसी के घर जा रहे हो, उसे पर्टिकुलर कांटेक्ट करें तो वो इंडिविजुअल में आएगा। अगर लेटर भेज रहे तो लेटर भी किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम से ही आता है ना। टेलीफोन, आप फ़ोन पर किसी से कुछ जानकारी ले रहे हो तो आप उस पर्टिकुलर फार्मर को फ़ोन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल। ऑफिस कॉल एंड रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, तो वो किस में आएगा, अपना इंडिविजुअल में। ग्रुप में 2 to 30% या 20 से 25 तक जो पर्सनस का जो रहता है, इसमें फर्स्ट क्या है, सिंपोजियम। और सिंपोजियम में स्पीकर्स कितने होते हैं, 2 to 5 स्पीकर्स होते हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि सिंपोजियम में कितने स्पीकर होते हैं, 2 to 5। वहीं अगर पैनल की बात करें तो कितने स्पीकर होते हैं, 2 to 8 स्पीकर। देन नेक्स्ट एग्जांपल इसका डिस्कशन, मैंने बताया चौपाल पर गए और वहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो वो डिस्कशन भी किस में आएगा, ग्रुप में। लेक्चर, कॉलेज में लेक्चर्स लगते हैं तो प्रोफेसर्स जब पढ़ाते हैं तो 20-25 बच्चे तो रहते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि सिंगल बच्चा है और उसे ही केवल पढ़ा रहे, नहीं ना। लेक्चर ले रहे हैं तो 20-25 बच्चे उन्हीं को पढ़ाएंगे, तो वो किस में आएगा, ग्रुप में। टूर एंड फील्ड डेज, जब कहीं टूर पर जाते हैं तो वो भी अपना काय में आएगा, ग्रुप के अंदर, है ना। जब अपन 4th ईयर में रहते हैं उसके बाद जाते हैं ईटी टूर पर, एजुकेशनल टूर पर, तो वो किसका एग्जाम्पल है, ग्रुप का, ग्रुप में जाते ना। और मेथड डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो भी किस में आता है, ग्रुप में। और मास के एग्जाम्पल क्या है, मास या कम्युनिटी के, इसमें मोर देन 30% की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बुलेटिन्स लगाते तो एक ही टाइम में कितने सारे लोग उन्हें देख पाते हैं। लीफलेट्स, फोल्डर्स, पैम्फलेट, बुकलेट्स, ये जब डिस्ट्रीब्यूट करते तो एक ही टाइम पे कितने सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और कितने सारे लोग उससे सीख पाते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स और एग्जीबिशंस, ये सब एग्जाम्पल किसके, मास और कम्युनिटी के। ग्रुप के एग्जाम्पल्स की बात करें तो नेक्स्ट इधर जैसे मीटिंग है, रोल प्लेइंग है, पपेट शो है, स्लाइड्स हैं, पब्लिक एड्रेस इक्विपमेंट्स हैं, स्कूल हैं, कॉन्फ्रेंस हैं, सेमिनार हैं, ट्रेनिंग कैंप है, फ्लैश कार्ड्स है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ग्रुप के। और वहीं मास के इधर टेलीविज़न, रेडियो, सर्कुलरेटर, फेयर्स, पोस्टर्स, सिनेमा, मूवी, ड्रामा एंड सॉन्ग्स,
ये मास के एग्जाम्पल से। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कौन सा एग्जाम्पल किस में आ रहा है, इंडिविजुअल का है, ग्रुप का है या मास का है। और आप इसको ऐसे रटने की कोशिश मत करना। कुछ चीज़ें हैं जो जैसे कुछ चीज़ें रहती है जो याद भी करनी पड़ती है, पर इसको आप अपनी डेली लाइफ से जब रिलेट करोगे तो इजीली ये याद हो जाएंगे। और इससे एग्जाम ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जीबिशन जो है, एग्जीबिशन किसका एग्जांपल है, और ऑप्शन दे देंगे इंडिविजुअल, ग्रुप, मास और बोथ ग्रुप एंड मास। तो अपन क्या लगाएंगे, मास का। एग्जीबिशन किसका एग्जांपल है, मास या कम्युनिटी का। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स के बेस पे इक्विपमेंट्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं। तो क्या है, प्रोजेक्टेड एड्स और नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड में जहाँ प्रोजेक्शन होता है ना, मोटर या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फिल्म प्रोजेक्टर चलते हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर चलते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर, है ना। तो ये अपने का एक एग्जांपल है प्रोजेक्टेड एड्स के, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, मोटर इनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एंड नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में क्या आ जाएंगे, जैसे फ्लैश कार्ड्स, ग्राफ, चार्ट, लीफलेट, फोल्डर, ब्लैक बोर्ड। ये कैसे है, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के एग्जांपल, जिसमें मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स में, ऑडियो में जैसे रेडियो से केवल अपन सुन पाते, टेप रिकॉर्डर से भी केवल सुन पाते। विजुअल में फ्लैश कार्ड केवल देख पाएंगे, ओवरहेड प्रोजेक्टर या स्लाइड्स को भी केवल देख पाते हैं। और ऑडियो विजुअल में जैसे पपेट शो हो गया, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ड्रामा देख और सुन दोनों सकते हैं। टेलीविज़न देखते भी है, सुनते भी। सिनेमा देखते और सुनते दोनों है। तो ये ऑडियो विजुअल के एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको ना ये एग्जाम्पल याद रखना है कि कौन सा एग्जाम्पल किसका है। इसी से एक्सटेंशन में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, शोइंग बाय डूइंग, दिखाकर सीखना या देख कर सीखना जो होता है वो क्या कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेशन। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इज लर्निंग बाय सीइंग एंड डूइंग। देख कर सीखना, देखना, करना, सीखना। तो ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है। देयर आर 3 टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। कितने टाइप के डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, 3 टाइप के डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, ये शॉर्ट टाइप डेमोन्स्ट्रेशन होता है। अब मेथड डेमोन्स्ट्रेशन का मैं बता देती हूँ। जैसे आपको सीखना है कि फर्टिलाइज़र कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि फर्टिलाइज़र, आपको खेत में जाना है, फर्टिलाइज़र लेकर जाना है, जैसे यूरिया लेकर गए आप, यूरिया अप्लाई करना है। तो मैंने बता दिया कि आप सीड ड्रिल के थ्रू जब सोइंग करते हैं तो उसमें भी एक फर्टिलाइज़र का चैम्बर रहता है, वहाँ से डाल के कर सकते हैं। हाथ से भी छिड़काव कर सकते हैं फर्टिलाइज़र का। तो ये मैंने मेथड्स बता दी इजीली। तो वो क्या कहलाएगा, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको यूँ बताया कि ट्रैक्टर कैसे सीखना है, तो मैंने ओरली बता दिया आपको कि ये चीज़ करना, वो चीज़ करना, तो वो क्या कहलाएगा, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक। तो ये कैसा होता है, शॉर्ट टाइप डेमोन्स्ट्रेशन होता है। इसका मेन पर्पस केवल स्किल प्रोवाइड कराना होता है। इट डज नॉट कंपेयर बिटवीन ओल्ड एंड न्यू टेक्निक। ओल्ड और न्यू टेक्निक का कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग है। और फादर ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन कौन है, सीमेन ए नेप। ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछते हैं। फादर ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन कौन है, सीमेन, डॉक्टर सीमेन ए नेप। जैसे अ सिंगल प्रैक्टिस डेमोन्स्ट्रेशन, हाउ टू ऑपरेट ट्रैक्टर, ट्रैक्टर कैसे ऑपरेट करते हैं, फर्टिलाइज़र कैसे अप्लाई करते हैं फील्ड में। इन दिस डेमोन्स्ट्रेशन एनी प्रोसेस इज shown and made clear to the pupil by doing and sequence starting from the bringing to the end and jealous person is given opportunity for doing। और ये मेथड की, किसी चीज़ की जब अपन मेथड केवल ओरली बता देते तो वो क्या कहलाएगा, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी फार्मर है ना, ये पर्टिकुलर जो फार्मर है, जैसे फार्मर ए है, तो फार्मर ए को आपने सीड दिए सोयाबीन के, और उसने सोयाबीन के सीड खेत में सोन किया। जब सोयाबीन के सीड लगाए उसने, फिर जब उसकी ईल्ड आई
तो वो पूरी प्रोसेस क्या है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। रिजल्ट मिला लास्ट में कि सोयाबीन की यील्ड कितनी आई, तो ये क्या है, लॉन्ग टाइप डेमोन्स्ट्रेशन है। इट शोज द वैल्यू एंड वर्थ ऑफ द न्यू प्रैक्टिस, कंपेरिजन बिटवीन टू प्रैक्टिस ओल्ड एंड न्यू ऑलवेज। जैसे अपन आपने सोयाबीन की सीड दी है, उसने लगाए है, तो फिर उसकी जो यील्ड आएगी तो वो कंपेयर कर पाएगा ना कि पिछले साल मेरी उपज कितनी आई थी और इस साल ये वाला बीज लगाया तो मेरी उपज कितनी आई, तो कंपेयर कर पाया रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन से। रिजल्ट ऑफ बोथ प्रैक्टिस आर शो इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन एडोप्टेशन, इफेक्टिव होता है एडोप्टेशन में। इट इज़ कंडक्टेड बाय अ फार्मर अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एक्सटेंशन वर्कर, सुपरविजन किसके, एक्सटेंशन वर्कर के सुपरविजन में। इट इज़ यूज्ड द शो द सुपीरियरिटी ऑफ प्रैक्टिस, क्या शो करता है, सुपीरियरिटी ऑफ प्रैक्टिस शो करता है। थर्ड होता है नेशनल और कंपोजिट डेमोन्स्ट्रेशन। ये क्या आता है, इट इज़ द कंपोजिट ऑफ बोथ मेथड एंड रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज़ फर्स्ट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन और फ्रंट लाइन एक्सटेंशन प्रोजेक्ट होता है। इट इज़ कंडक्टेड बाय द रिसर्च ऑन द फार्मर्स फील्ड, रिसर्चर्स के द्वारा फार्मर की फील्ड पे कंडक्ट किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू शो हाउ प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया में कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सकता है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन का। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम आर यूजुअली फॉलोड बाय हाई यील्डिंग वेराइटीज़ आर यूज्ड इन दिस डेमोन्स्ट्रेशन, तो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जो है उसका यूज़ किया जाता है डेमोन्स्ट्रेशन में। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन वॉज फर्स्ट टाइम स्टार्ट कब हुआ था, 1965 में। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा। द प्रोग्राम वॉज गिवन टू द, किसके द्वारा दिया गया ये प्रोग्राम, ICAR के द्वारा 1967 में। नाउ इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन प्रोग्राम, और ये भी किसका पार्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन प्रोग्राम का पार्ट है। तो चलिए यहाँ पर अपना जो एक्सटेंशन के जो बेसिक जो टॉपिक थे वो फिनिश होते हैं, और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें अपन जो एक्सटेंशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, तो फिर अपना एक्सटेंशन जो सब्जेक्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।